बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी बहन के शामिल होने के बाद एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है कि ये तो वही लोग हैं जो बिहारियों का अपमान करते हैं, हिंदी का अपमान करते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं। इनके नेता लोग जो है बिहारियों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, टॉयलेट साफ करने वाला, बैकवर्ड, पिछड़ा, मनुस्मृति लाने वाले लोग, ये लोग जो है वो सारे शूद्र, मतलब हिंदी पर बोलने वाले, यूपी वाले को शूद्र तक बोलते हैं, सब कुछ, मतलब जितना ज्यादा हो सके। इवन सनातन धर्म पे भी ये लोग कमेंट करते हैं और इनका जड़ जो है वो पेरियार से जुड़ा हुआ है। और हम आपको 1938 से लेकर के आज तक के अलग अलग डीएमके या डीएमके से प्रभावित, उनकी राजनीति से प्रभावित लोगों के स्टेटमेंट आपको बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। हालांकि एक पूरा कलेक्शन ऑफ वीडियोस जो कल ही जब स्टालिन आए थे तब तमिलनाडु के अंदर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक पूरा वीडियो कलेक्ट करके शेयर किया जिसमें कि डीएमके के अलग अलग लीडरों ने बिहार और हिंदी के बारे में कब कब क्या क्या बुरा बोला है, वो सारा कुछ उन्होंने कलेक्ट करके दिया है। और वो चूंकि तमिल में है तो समझ में आपको नहीं आएगी, तो आपको कैप्शन देखना पड़ेगा। और उसी वीडियो का बीजेपी ने फिर उसको तोड़ करके अलग से बना करके अपनी पेज पे डाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे बढ़ने से पहले ये उठता है कि आखिर जेडीयू क्यों शांत है, जेडीयू इसके ऊपर कोई क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रही है। आप उसका किसी लीडर का स्टेटमेंट उठा लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। आप उनके सोशल मीडिया को खंगाल लीजिए, जेडीयू के कहीं कुछ नहीं है। हालांकि 2023 में जब ये कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था, जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी, जब दोनों एक साथ सरकार में थे, तब जब वहां के लीडरों के, डीएमके के लीडरों का बिहारियों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ जब इस तरह का स्टेटमेंट आया था, तब उस समय तेजस्वी यादव ने एक नहीं कई बार विरोध किया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है, डीएमके पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। तो उसको हम छोड़ देते हैं, हम सीधे पहुंचते हैं उस हिस्ट्री पे, उस इतिहास पे, जब डीएमके को मानने वाले, उस विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों ने बिहार, यूपी, हिंदी, नॉर्थ इंडियन के खिलाफ क्या क्या कब कैसे गलत बोला है। शुरू करते हैं इसको 20 मार्च 1938 से, जब इनके यानी कि डीएमके के जो बिग ब्रदर या फिर गॉड फादर कहे जाते हैं, पेरियार, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उस समय उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हिटलर जर्मनी के अंदर यहूदियों के खिलाफ पूरी राजनीति कर रहा था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में मारा रहा था, उनको जस्टिफाइड करते हुए पेरियार ने ये बात कहा था कि जो यहूदी होते हैं वो सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए सिर्फ सत्ता का, सरकार का, सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। उनको समाज से, धर्म से, उनको संस्कृति से, लोगों से, गरीबों से, जरूरतमंद से, किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए होते हैं, इसीलिए वो लोग बुरे होते हैं। और यही स्टेटमेंट, यही बातें, यही विचार रखा जाता था नाजियों के द्वारा, हिटलर के द्वारा। और फिर इसके बाद पेरियार ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण भी वैसे ही हैं जैसे कि जर्मनी के अंदर यहूदी हैं। तो उस समय, और ये पेरियार उस समय ये बात कह रहे हैं जब विश्व युद्ध ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था, पूरी दुनिया के सामने हिटलर का चेहरा सामने आ चुका था, उनका यहूदी चेहरा, उनका जो भयावह चेहरा था वो आ चुका था। तब वो कंपेयर कर रहे हैं, यहूदियों का कंपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से, और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं हिटलर को कि हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब उनका जो प्रेसिडेंट है वो आज तक कायम है। जैसे कि अभी पिछले साल जब 2023 में एम.के. स्टालिन के बेटे ने कहा था कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कीड़े मकोड़े की तरह हैं, तो भी मामला खड़ा हुआ था। उसके अलावा फिर जी कॉन्स्टेंटाइन एक लीडर है, डीएमके के लीडर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग यानी कि उत्तर भारत के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग इसलिए पिछड़े हैं, राजस्थान के लोग इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि ये लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको भरा हुआ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सिर्फ हिंदी के ऊपर और बिहार के ऊपर। इसका अगर आप हिस्ट्री ट्रेस कीजिएगा तो जो है तो बहुत सारे, अगर पूरा कीजिएगा तब तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन 2013 से हम ट्रेस करते हैं। 24 अप्रैल 2013 को टी.आर.बी. राजा, इनके लीडर हैं, बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बिहार के लोग जो होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 नवंबर 2020 को भी ये स्टेटमेंट दिया था कि
जो बिहार है वो पिछड़ा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे लिटरेसी नहीं है। चलिए ये मानते हैं, इसको माना जा सकता है कि लिटरेसी जो है वो यहाँ पे खराब है। और उन्होंने कहा था कि अनटिल अनलेस, मतलब जब तक कि लिटरेसी यहाँ पे इंप्रूव नहीं होता बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने रेपिस्ट और इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल किया था उसके बारे में डीएमके के लीडरों से, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस तरह का स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं उनके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और इससे फायदा क्या होने वाला है? क्या तमिलनाडु के लोग बिहार में रह रहे हैं, बिहार में वोटर हैं जो उनको वोट दे देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। खैर, ये कांग्रेस की महागठबंधन की अपनी पॉलिसी है, क्या सोच के कर रहे हैं वो समझे। इस पे ये सवाल खड़ा किया जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में मजबूत करने के लिए आरजेडी का, कांग्रेस का, आरजेडी का और तेजस्वी यादव का, या फिर इस पूरे यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, पूरे देश में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए इसी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ वोट चोरी का मुद्दा पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तो नहीं है सारे लोगों को वापस बिहार लाया जा रहा है और उनको इस मुद्दे से रूबरू, इस मुद्दे के आसपास जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन से रूबरू करा करके उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर सके। लेकिन इससे घाटा किसको होगा? इससे घाटा तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि भाई तमिलनाडु का कोई वोटर तो यहाँ है नहीं, तमिलनाडु का एक भी वोटर यहाँ पे नहीं है, उनसे इसका कोई वोट बढ़ने वाला नहीं है, जहां तक नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने इसको पकड़ लिया है। वो सवाल अलग है कि जेडीयू ने क्यों नहीं पकड़ा है, क्योंकि जेडीयू दूसरी तरह की पार्टी है, वो कभी इसके पास, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ रहेगी। तो वो इस तरह का स्टेटमेंट ना पहले दी थी ना अभी इस बार दी है। उसको छोड़ देते हैं, इसको और आगे बढ़ते हैं कि इनके अलावा कौन है। यही एमके स्टालिन है। एमके स्टालिन का खुद का अपना स्टेटमेंट है, जो मुख्यमंत्री हैं जो आए थे उनका खुद का अपना स्टेटमेंट था 2017 में कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आना चाहते हैं यहाँ पे वो हिंदी इम्पोज करके, हिंदी बोलने वाले लोगों को नौकरी दे करके। और तमिलनाडु का उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि तमिलनाडु का विकास हिंदी से कैसे हो सकता है, हिंदी भाषी लोगों को तमिलनाडु के अंदर नौकरी देकर के कैसे हो सकता है। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हिंदी பேசுற இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள்ள நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம், ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக। इस तरह की बिहार के छात्रों के द्वारा अलग अलग नौकरियों में, एडमिशन में जो कब्जा है उसके प्रति कुंठा डीएमके के लीडरों का कई बार उठ चुका है। उदाहरण के लिए एक और इम्पोर्टेंट लीडर है के एन नेहरू। के एन नेहरू वो लीडर है जो हमेशा आपको के स्टालिन के साथ मंच साझा करते हुए मिल जाएंगे, मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने राज्य में, यानी कि तमिलनाडु में जब नीट की परीक्षा होगी, मेडिकल की परीक्षा होगी, तो अपने राज्य में लोगों को, छात्रों को चीटिंग करने के लिए छोड़ देंगे। वो इसलिए चीटिंग करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर नॉर्थ इंडियन राज्यों में वहां की सरकारें चीटिंग करने के लिए छोड़ देती है। वहां पे चीटिंग बहुत ज्यादा होता था और इसी चीटिंग के कारण बिहार के लोग जो है वो हर तरह के एडमिशन में, नीट के एडमिशन में या फिर नौकरियों में भर जाते हैं। और इन्होंने कोई एक बार ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया 18 मार्च 2021 को, और इसके पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुए थे तब उन्होंने 4th ग्रेड की सारी नौकरियों में बिहारियों को भर दिया था। लेकिन बिहारियों के पास उतना भी दिमाग नहीं है कि वो 4th ग्रेड की नौकरी कर सके। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये डीएमके के लीडर है और इनका ये स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मार्च 2023 का, इनके भी बहुत बड़े लीडर हैं, दयानिधि मारन जो है वो डीएमके के बड़े लीडर हैं, एक टाइम पे सीएम के फेस के रूप में जाने जा रहे थे। लेकिन इनका भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए। इनका स्टेटमेंट इन्होंने दिया, हालांकि ये औंधे मुंह बुरे थे। इन्होंने बोला, एक कहीं पे स्कूल में गए थे और बच्चों के सामने ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहीं स्कूल में वॉलीबॉल मैच का उद्घाटन हो रहा था, उसमें वॉलीबॉल मैच का उद्घाटन करते हुए इन्होंने कहा था कि जो सीईओ गूगल के जो सीईओ हैं पचोई, वो हिंदी नहीं पढ़े हैं और इसीलिए वो इतना बड़ा आदमी बन गए हैं। तो तमिलनाडु के लोगों को भी हिंदी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिंदी पढ़ करके लोग या तो टॉयलेट साफ करेंगे, मजदूर बनेंगे, जैसे कि बिहार के लोग, यूपी के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, मजदूर करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद तमिलनाडु से ही उसका विरोध हुआ था। तमिलनाडु के उस समय, अभी तो जो के अन्नामलाई है वो अभी उप
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं तमिलनाडु में बीजेपी के, लेकिन उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे के अन्नामलाई। तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उसका विरोध किया था और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि खुद सीईओ जो हैं गूगल के पचोई, उन्होंने खुद ये कहा था कि वो जब स्कूल में थे तब वो हिंदी पढ़े थे, हिंदी जानते थे और हिंदी पूरा वीडियो पढ़ा हुआ, आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। I learned Hindi in school, but I never spoke it much. Just listening to how people were speaking, I just thought you address people this way. So one day there was someone in the mess, and I had to call him. I called him Abe Saleh. तो वो कंट्रोवर्सी, और लेकिन ये सब जब कंट्रोवर्सी ये सब सारी चल रही है तब जेडीयू के लीडर साइलेंट है, बीजेपी बोल रही है। इसी तरह से तमिलनाडु के और खास करके डीएमके के एक और लीडर है जिनका नाम है टीकेएस एलनगोवन। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर तमिलनाडु के ऊपर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता है तो फिर ये लैंग्वेज जो है वो तो यूपी, राजस्थान और बिहार के बैकवर्ड लोगों की, पिछड़े लोगों की भाषा है, और अगर ये इम्पोज होता है तो जितने भी तमिल हैं, जितने भी तमिल भाषी लोग हैं, उनके कल्चर पे अटैक है, उनके 2000 साल की पुरानी संस्कृति पे अटैक है, और इससे जो पूरा तमिल है वो शूद्र बन जाएगा, वो पिछड़ा बन जाएगा, शूद्र बन जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये जो पॉलिसी है, बेसिकली वो कमेंट कर रहे थे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पे, और उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति का इम्पोजिशन है, जिस तरह से पुराने समय में लोगों को जाति व्यवस्था में बांट करके இந்தி எதிர்ப்பு, இந்தி என்ன செய்யும் என்றால் நம்மளை சூத்திரனாக்கி விடும்। किसी को पिछड़ा बना दिया गया था, उसी तरह से ये हिंदी पोजीशन पूरे तमिल को पिछड़ा बना देगा, शूद्र बना देगा, बैकवर्ड बना देगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, अगर आप सिर्फ लिस्ट गिनाना शुरू कर देंगे तब तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ इनका एग्जाम्पल देखिए और फिर आप तय कीजिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में इस तरह के लीडरों को बुलाना क्या जरूरी था?